Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं राजन यादव हमारे YouTube चैनल WC साइंस स्टेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं इस चैनल पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की प्रॉब्लम्स क्लियर कराऊंगा। इस वीडियो के बाद WC साइंस की यूनिट वाइज क्लासें ली जाएंगी। आज हमारा ये पहला वीडियो है जिसमें अलग अलग यूनिट से कुछ प्रश्नों का समावेश है। तो फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, CGS पद्धति में द्रव्यमान की इकाई क्या है? दोस्तों, CGS पद्धति जो कि क्रमशः दूरी, द्रव्यमान और समय को इंडिकेट करती है तथा यहाँ पर C माने सेंटीमीटर, G माने ग्राम और S माने सेकंड होता है। तो प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर होगा ग्राम। ऑप्शन ए में किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है जो कि SI पद्धति के अनुसार मानी गई है। ऑप्शन सी में लीटर जो किसी द्रव पदार्थ लिक्विड की यूनिट को दर्शाती है तथा ऑप्शन डी में पाउंड जो कि द्रव्यमान की इकाई है और FPS पद्धति से ली गई है। यहाँ पर FPS का मतलब फुट, पाउंड और सेकंड से है। नेक्स्ट, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? दोस्तों, इंच एक ब्रिटिश इकाई है तथा सेंटीमीटर जो कि CGS पद्धति में दूरी की इकाई है। तो पूछा गया है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर होगा 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, 1 मील बराबर 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? मील और किलोमीटर दोनों ही दूरी की इकाई है। तो यहाँ 1 मील में 1.609 किलोमीटर होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मेगावाट है। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? तो 1 मेगावाट में 10 लाख वाट होते हैं, माने 10 की घात 6। दोस्तों, मेगावाट शक्ति की इकाई है और शक्ति बराबर, शक्ति माने पावर, शक्ति बराबर कार्य अपॉन समय, कार्य अपॉन समय। माने कोई प्रति समय कम काम करता है तो उसकी शक्ति कम होगी तथा उतने ही समय में कोई ज़्यादा काम कर पाता है तो उसकी शक्ति ज़्यादा होगी। नेक्स्ट, लंबाई की SI इकाई क्या है? दोस्तों, SI पद्धति में 7 मूल राशियों को रखा गया है जिसमें लंबाई की इकाई मीटर होती है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम दूरी को मीटर के द्वारा ही दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रकाश तीव्रता की SI इकाई क्या है? प्रकाश तीव्रता जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइट इंटेंसिटी। आखिर क्या है प्रकाश तीव्रता? तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्रकाश स्रोत से खास दिशा में निकली तरंगदैर्ध्य का माप होता है तथा इस माप को कैंडेला से मापा जाता है। आपको ज्ञात है कि प्रकाश स्रोत या बल्ब से भी ले सकते हैं और सूर्य से भी ले सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कैंडेला। √2 माने 2 का वर्गमूल कितना होता है? दोस्तों, वर्गमूल और घनमूल निकालने की बहुत ही सरल विधि है जो कि हम यूनिट वाइज जब क्लासें लेंगे तब वहाँ पर ये सभी क्लियर हो जाएंगी। तो इस प्रश्न में करेक्ट आंसर होगा 1.414 और जो 1.732 है ये मान है √3 का। अब
नेक्स्ट, 1/पाई बराबर 1/पाई का मान क्या होता है? दोस्तों 1/पाई, पाई का मान होता है 22/7। तो अपना यहाँ पर मैन बटा ये है, तो मैन बटे के ऊपर जो राशि है उसको अपन अगर 1/1 लिखे तो मान में कोई फ़र्क नहीं होगा, और ये जो मैन बटा है इसके नीचे है 22/7। अगर इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो ऊपर जाके ये जो हर वाली संख्या है ये गुना में जाएंगी, तो 7 ऊपर और बटे 22 नीचे आ जाएगा। तो 7/22 इसको सॉल्यूशन करेंगे तो इसका मान 0.3183 निकल कर आ जाएगा। अब नेक्स्ट, 1 HP 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होते हैं? तो 1 हॉर्स पावर का ब्रिटिश में मान होता है 746 वाट, तथा 1 HP का मीट्रिक में मान होता है 735.5। अब नेक्स्ट, पाई रेडियन बराबर, यहाँ पर दोस्तों रेडियन का मान डिग्री में पूछा है। यहाँ रेडियन कोण मापने की इकाई है, तथा 1 रेडियन का मान 57.3 डिग्री होता है। आपको ज्ञात है 90 डिग्री से छोटे कोण को एक्यूट एंगल, जिसको न्यून कोण भी कहते हैं, तथा 90 डिग्री के ठीक कोण को समकोण या राइट एंगल भी कहते हैं, और 90 डिग्री से अधिक कोण को ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण कहते हैं। आपको पता होगा कि प्रोट्रैक्टर, जिसको हम चांदा के नाम से जानते हैं, जो कि एक अर्धवर्ताकार कोण मापने का यंत्र है, उसके अंदर डिग्री में मान अंकित रहते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होगा? तो पाई का मान 22/7 और रेडियन माने 1 रेडियन में डिग्री होते हैं 57.3 डिग्री 3। इसको सॉल्यूशन करने पर 180 डिग्री निकल के आएगा। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट, 1 रुपये में कितने आने होते हैं? दोस्तों शुरुआत में 1 रुपये को 16 आना या 64 पैसों के बराबर माना जाता था, लेकिन आधुनिक रुपया को 1 रुपये बराबर 100 पैसा होता है तथा 1 रुपये बराबर 16 आना होता है। अब नेक्स्ट, 1 मिलीलीटर बराबर, या मिलीलीटर है दोस्तों, 1 मिलीलीटर बराबर कितने लीटर होंगे? दोस्तों प्रश्न में पूछा है 1 मिलीलीटर बराबर कितने लीटर होंगे? तो 1000 मिलीलीटर बराबर 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। प्रश्न में पूछा है 1 मिलीमीटर बराबर, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 लीटर।
1/1000 को क्या लिख सकते हैं, 0.001 या 10⁻³ अपना उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट 4489 का वर्गमूल ज्ञात करो। दोस्तों 4489 वर्गमूल में हम इकाई के अंक को देखते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक 9 है, तो 9 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं में किसके वर्ग की संख्या में 9 आता है? तो एक तो 3 के वर्ग में आता है 9 और एक 7 के वर्ग में आता है 9। 3 तिया 9 और 7 7 49, दोनों में इकाई का अंक 9 आ रहा है। और वर्गमूल विधि के अंदर क्या ध्यान रखते हैं कि ये 3 और 7 तो आ चुके, अब इकाई और दहाई दोनों पदों को छोड़ देते हैं और जो बची हुई संख्या है वो किसके वर्ग के बराबर है या वर्ग से आसपास होनी चाहिए। जैसे 6 का वर्ग हो गया 36 और 7 का वर्ग हो गया 49, तो 7 का वर्ग 49 इससे ऊपर चला गया, तो 6 का वर्ग अपन लेंगे तो 6 रख देंगे यहाँ पर। अब ये 6 तो फिक्स है यहाँ पर, और ऑप्शन में अपने पास में 3 और 7 है। अब 6 यहाँ पर इसका आ गया 6 6 6 36 हो गए, तो 6 से एक जस्ट बड़ी वाली संख्या जो कि 7 है उससे गुना करेंगे, तो 6 7 हो गया 42। अब दोस्तों ये देखते हैं कि ये जो 44 है जो संख्या में दे रखा है 44, वो 44 42 से बड़ा है या छोटा है? तो 44 42 से बड़ा है, तो बड़ा है तो फिर 3 और जो 7 ऑप्शन में संख्याएं अपने जो ली थी उनमें बड़ी वाली संख्या लेंगे। क्यों? क्योंकि 44 42 से बड़ा है और यहाँ पर फिक्स कितना मान आया था पहले 6, तो अपना क्या उत्तर हो गया 6 तो है ही पहले और यहाँ पर हो गया 7, तो 4489 4489 का वर्गमूल 67 हो गया दोस्तों। अब नेक्स्ट 512 का घनमूल क्या है? देखो दोस्तों, घनमूल और वर्गमूल जब अपन विस्तार पूर्वक आगे क्लासे लेंगे तो इनको शुरू से सीखेंगे। अभी जो शॉर्ट रूप में मैं आपको समझा देता हूँ कि 512 का घनमूल किस तरह से निकालेंगे। तो 512 में 512 में जो इकाई का अंक है 2, तो कभी भी घनमूल निकालते समय जो कोई भी संख्या अपने को दे रखी है, जैसे यहाँ पर 512 है और इसका इकाई का अंक है 2, तो घनमूल में 2 की जगह जब घनमूल निकालेंगे तो 2 की जगह रखेंगे 8, और जब इस संख्या में इकाई के अंक में 8 आएगा तो 8 की जगह रखेंगे 2। चूँकि यहाँ पर इकाई का अंक 2 है इसलिए अपन रख देंगे 8। इसी प्रकार अपन वर्गमूल में जैसे इकाई का अंक लेने के बाद में इकाई और दहाई 2 संख्याओं को छोड़े थे और बची हुई संख्याओं के हिसाब से वर्गमूल निकाले थे, उसी प्रकार घनमूल में इकाई का अंक के हिसाब से संख्या लेने के बाद इकाई दहाई और सैकड़ा 3 संख्याएं छोड़नी पड़ेगी। जब 3 संख्याएं छोड़ देंगे तो आगे बचेगा कुछ भी नहीं इसमें, तो अपनी जो संख्या 8 है ये 8 ही 512 का घनमूल हो गया। यानी 8 का जो घन है वो है 512 और 512 का घनमूल है 8। अब नेक्स्ट √7 गुणा √63 का मान क्या होगा? तो √7
को तो यूं की यूं रख देंगे। देखो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को हल करने का एक तो ये तरीका है कि हम इनका वर्गमूल निकालें, और दूसरा तरीका ये है कि दिए गए मानों के टुकड़े कर दे, जिससे इनको सरल करना आसान हो जाएगा। जैसे √7 के टुकड़े तो हो नहीं सकते, अब √7 गुणा रूट जो 63 है उनके टुकड़े कर दो √7 और गुणा √9 में। √7 और √9 को गुणा करते हैं तो √63 हो जाता है, तो इनके टुकड़े हो गए। अब आगे √7 और √7 को गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा मान, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। और √9 का क्या मान होता है 3, तो 7 तिया 21 इसका उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 15:20 समानुपात 45:x, इसमें x का मान क्या हो दोस्तों? 15:20 ये अनुपात किस समानुपात के बराबर है? किस अनुपात के बराबर है? 45/x के बराबर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x बराबर 45 गुना 20, तो x बराबर 45 गुना 20 के भाग में चला जाएगा 15, तो 15 एकम 15 और 15 × 3 = 45 और 20 × 60, तो यहाँ पर x का मान क्या आ जाएगा 60। दोस्तों, यहाँ पर बाहरी पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक गुणों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाहरी पदों का गुणनफल के सूत्र से भी इसका मान निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट 800 को 2:3:5 में बांटिए। दोस्तों, इस प्रश्न को समझिए। 800 को इस तरह से टुकड़ों में बांटो कि उनका एक भाग 2, दूसरा 3 और तीसरा 5 के अनुपात में आ जाए, तो अपने पास टोटल अनुपात कितना हो गया? 2, 3, 5, 5, 5, 10 हो गए। अब पहले वाले भाग को बांटते हैं 2 को। टोटल भाग 10 में से जो 2 भाग है वो किस संख्या में से? 800 में से। जब इनको सॉल्यूशन करेंगे तो 80 दूनी 160, यह आ गया। 800 में 2 भाग का मान कितना हो गया? 160। इसी तरह से जो 3 अनुपात है, यहाँ पर जो 3 अनुपात है, जो 3 अनुपात है वो 10 में से है और टोटल कितना दिया है? 800। वैसे ही 0 से 1 0 कट जाएगी और 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 80, तो 240 अपना 3 के अनुपात में कितना मान आया? 240। इसी तरह से जो 5 का अनुपात है, टोटल अनुपात कितना अपना? 10 और संख्या कितनी दे रखी है? 800। इनको जब काटेंगे तो 8 पंजे 40 यानी 400, तो 160, 240 और 400, तो अपना ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने देखा होगा दोस्तों, जब
अपन 5वीं 7वीं क्लास में पढ़ते थे, तब अपने 10 नंबर का टेस्ट पेपर होता था, तो उसमें अपने नंबर जैसे 10 का टेस्ट पेपर हो गया और अपने 7 नंबर आ गए, तो नीचे लिखते थे 10, यानी पूर्णांक तो है 10 और प्राप्तांक है 7। इस तरह से करते थे। फिर परसेंटेज निकालने के लिए अपन गुणा 100 से कर देते थे। इसी तरह से जो अनुपात है, इसको जो बांटना है वो तो ऊपर, और टोटल पूर्णांक कितना है वो नीचे, और कितने से बांटना है वो साइड में, उससे गुणा करके इसका सॉल्यूशन करेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट 600 का 40% क्या होगा? तो बोर्डमास के नियम के अनुसार ये जो 600 का लिख रहा है ना, तो यहाँ का मतलब है, का मतलब होता है गुणा। बोर्डमास के नियम के अनुसार BOD, तो जो ओ आता है उसका मतलब होता है ऑफ, और ऑफ को लिखते हैं का मतलब होता है गुणा। तो यहाँ है 600 का मतलब गुणा 40%। तो 40% दे रखा है, तो परसेंटेज के लिए बटे 100। इनको जब सोल्व करेंगे तो 6 चौके 24, 200 और 40 निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट x का 60% बराबर 300 है, तो x बराबर क्या होगा? यहाँ पर x का मान निकालना है। तो दोस्तों जैसे जैसे प्रश्न में दे रखा है उसी तरह से सॉल्यूशन करते हैं। तो फिर चलो, x का मतलब गुणा 60% मतलब बटे 100 और बराबर 300। यहाँ पर क्या होगा? 60x बटे 100 बराबर 300। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x बराबर 100 गुणा 300, 100 गुणा 300 बटे 60। 0 से 0 कैंसिल, 6 पंजे 30, और 5 को 100 से गुणा करेंगे तो 500। अपना उत्तर 500 निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये एक बीजगणितीय सूत्र है दोस्तों। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो इसका सॉल्यूशन होगा ऑप्शन नंबर डी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर की जगह a प्लस बी का होल स्क्वायर देता तो इसका आंसर होता ऑप्शन नंबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों ये कुछ बीजगणितीय सूत्र है, इनको याद करना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप दोस्तों, वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे कहते हैं वर्ग। तो परिमाप या परिधि किसे कहते हैं? ये जो आउटर साइडें होती है, आउटर साइडें, इनको एक छोर से लेकर वापस उसी छोर तक आना, ये परिमाप कहलाता है। उसका माप निकालना परिमाप या परिधि कहलाती है। तो वर्ग का परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 4 गुणा भुजा। देखो दोस्तों ये सभी भुजाएं हैं, सभी समान है सभी। तो भुजाएं कितनी है? 4 है। तो भुजा गुणा 4 ये वर्ग का परिमाप हो जाता है। और यहाँ पर वर्ग का अगर क्षेत्रफल पूछे तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान देने वाली जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आजकल जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती है, वो पूछी जाती है कि जो वर्ग का विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी होगी। जैसे वर्ग की भुजा यहाँ पर कुछ भी दे दी, भुजा दे दी कुछ भी, और ये जो वर्ग का विकर्ण है उसका मान पूछ लिया। तो वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2
गुणा भुजा, यानी जो विकर्ण होता है वो भुजा का रूट 2 गुणा होता है। भुजा का रूट 2 गुणा होता है। देखो दोस्तों, ये जो भुजा है ये अगर यहाँ तक है तो ये थोड़ी सी जो बड़ी है ना, ये कितनी बड़ी है, रूट 2 गुणा बड़ी है। अब नेक्स्ट, तांबे का गलनांक। दोस्तों, गलनांक किसे कहते हैं? वह तापमान बिंदु जिस पर धातु पिघलना शुरू कर दे, वह तापमान बिंदु जिस पर धातु पिघलना शुरू कर दे गलनांक कहलाता है। जैसे तांबे का गलनांक है 1083 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तांबा 1083 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसको जब ऊष्मा देंगे तो वह पिघल जाएगा। तो तांबे का गलनांक कितना है? 1083 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट, निम्न में अचालक पदार्थ कौन सा है? दोस्तों, जैसा शब्द वैसा काम। अचालक जिसमें चालन ना हो वो अचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें जो बेकेलाइट है, तो बेकेलाइट एक प्लास्टिक है। बेकेलाइट एक ऐसा पदार्थ है जो करंट के बहने का विरोध करता है, अतः बेकेलाइट एक रेजिस्टेंस पदार्थ है। यहाँ पर अन्य ऑप्शन में सोना जो कि एक चालक पदार्थ है, जर्मेनियम ये अर्धचालक पदार्थ है, एल्यूमिनियम भी एक चालक पदार्थ है। अब नेक्स्ट, निम्न में अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तो निम्न में अर्धचालक पदार्थ इसमें पूछा है अर्धचालक। देखो दोस्तों, अर्धचालक उन्हें कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों से कम, चालक जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, इनसे कम तथा अचालकों से ज़्यादा, अचालक जैसे कांच हुआ जिसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता, उनसे अधिक रहती है, वे अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। अर्धचालक पदार्थों में जर्मेनियम, सिलिकॉन, कैडमियम, सल्फाइड, गैलियम तथा और भी अन्य पदार्थ है वो अर्धचालक पदार्थों में आते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है अपना जर्मेनियम। यहाँ पर सोना जो है वो चालक, जो बेकेलाइट है वो कुचालक तथा एल्यूमिनियम है चालक। अब लास्ट क्वेश्चन, एक कैलोरी बराबर कितने जूल होते हैं? देखो दोस्तों, कैलोरी ऊर्जा मापने की इकाई है। कैलोरी एक मीट्री पद्धति का अंग होता है तथा जो आंसर में जूल पूछ रहा है वो जूल होता है एसआई पद्धति में। हालांकि अब कैलोरी को ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, लेकिन अभी भी जैसे ग्रामीण और शहरी महिलाओं में खाद्य पदार्थों के अंदर कैलोरी का विवरण दिया जाता है, तो उसके अंदर जैसे कैलोरी से ही निर्देशित किया जाता है खाद्य पदार्थों में जो ऊर्जा रहती है उसको। तो एक कैलोरी बराबर ऑप्शन बी 4.18 जूल, जिसे हम 4.2 जूल भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं। दोस्तों, आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।